ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? क्योंकि आज के बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा, कुछ 5-6 लेक्चर्स, वो सारी केमिस्ट्री की बेसिक है। अगर आपको वो आते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी केमिस्ट्री आ जाएगी, और अगर ये चीजें आपको नहीं आई तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना, ध्यान से पूछना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है, ठीक? तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, आज हम शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर मैंने ना टेस्ट के बारे में बात करनी थी। आफ्टर द क्लास करिएगा। ओके तो सर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं बेटा, ठीक? तो जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? देखो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिक मतलब होता है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा, तो होता क्या है कि उसमें जो ग्रेडेशन आती है, कैसे चेंजेस आते हैं, वो हमने पढ़ना है, ठीक? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो होगा एटॉमिक साइज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज। सी मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, आज हमें एटम का एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि आज की जो पिक्चर है एटम की, उसकी एग्जैक्ट बाउंड्री तो पता ही नहीं है हमें। आज हम प्रोबेबिलिटी पिक्चर लेके चलते तो एग्जैक्ट बाउंड्री तो हमें पता ही नहीं है। तो एक बात तो ये प्रॉब्लम थी कि हमें एग्जैक्ट बाउंड्री एटम की नहीं पता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस निकालना एक डिफिकल्ट टास्क तो था ही। पर दूसरी बात, कोई भी एटम जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो एटम जो होता है, ठीक, वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में नहीं होता। हमेशा एटम कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एटम की नहीं होती है। इसीलिए तो बेटा हम गैसेस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, हम एटम नहीं मान के चलते, क्योंकि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जब हमें एटॉमिक रेडियाई निकालना पड़ेगा, वो तो बॉन्डेड स्टेट में निकालना पड़ेगा। इसलिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाई। इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाई, ठीक? रेडियाई यानी रेडियस का प्लूरल इज रेडियाई, ठीक? इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाई क्यों बोला आपने? क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम कुछ थोड़ा बहुत उसके आसपास निकाल लेंगे। अब देखो बेटे, क्योंकि इंडिपेंडेंट एटम यानी इंडिविजुअल एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हमें बॉन्डेड स्टेट में इसको निकालना होगा। तो बॉन्डेड स्टेट में जब हम इसको निकालेंगे तो बॉन्ड किस तरह का बना, उसके हिसाब से हमारी रेडियस चेंज होगी। जैसे इसमें सबसे पहली बात हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई बेटा आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। यू मस्ट हैव स्टडीड व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और हम यहां पे कोवलेंट रेडियाई निकालना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between two covalently bonded same atoms। अगर हमारे पास दो सेम एटम है और उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे दिस इज वन एटम और सेम है तो ये दूसरा है और ये कोवलेंट बॉन्ड है। बेटा कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होगी तो एक कॉमन क्लाउड आएगा बीच में, देयर विल बी कॉमन क्लाउड। मान लो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हमने बोल दिया डी। न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया? डी। तो जो कोवलेंट रेडियाई हमारे पास होगा वो हाफ ऑफ डी होगा, यानी d/2 लिख सकते हो।
where d is the internuclear distance. तो हमने बोला half of the internuclear distance between two covalently bonded same atoms. तो obviously हमारे पास कोवलेंट रेडियस जब इसका हाफ करेंगे तो यहां तक आएगा। तो एक बात यहां से पहले क्लियर कर लो कि कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस। जो एक्चुअल रेडियस होगी कोवलेंट रेडियस उससे छोटी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि देयर इज अ रीजन ऑफ ओवरलैप, एक कॉमन रीजन होगा। तो वो कॉमन रीजन ऑफ ओवरलैप होगा बेटा, वो दोनों के लिए कॉमन होगा। अब इसका आधा करेंगे तो ये यहां आया, जबकि एग्जैक्ट तो यहां तक आना चाहिए था। तो बिकॉज ऑफ कॉमन रीजन ऑफ ओवरलैप का कॉमन रीजन था, जिसकी वजह से कोवलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से हमेशा कम होता है। बोलो बेटा, पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस और नो, जल्दी जल्दी बेटे। यस सर। तो आप ये कोवलेंट रेडिया वाला पार्ट दोबारा समझा दोगे? बेटे मैंने कहा कि अगर दो कोवलेंटली बॉन्डेड सेम एटम है तो इन सेम एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो कोवलेंट रेडियाई कहलाता है। तो कोवलेंट रेडियाई इज half of the internuclear distance between two covalently bonded. तो अगर मान लो यहां पे डिसिमिलर एलिमेंट हो, ये तो सेम एलिमेंट्स के बीच में बोला, अगर डिसिमिलर एलिमेंट हो, फॉर डिसिमिलर एलिमेंट्स, अब डिसिमिलर एलिमेंट का मतलब क्या है कि एक अलग है दूसरा अलग है। तो यानी ऐसा हो सकता है कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। अब ये इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस है बेटा। अब ऐसे केस में अगर जब डिसिमिलर एलिमेंट है तो अगर मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 करूंगा तो क्या वो जायज बात बनेगी? तब तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट हो तो पहले हम इसका डी निकालते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकलेगा, कोवलेंट रेडियस मान लो ये ए है और ये बी है, तो कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब सर आपने एक शब्द यूज किया है सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ ये जो XX लिखा है ये क्या है? पहली बात तो ये X नहीं है, ये एक X की अगर टांग खींच दो ऐसे वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं चाई। क्या बोलते हैं? चाई। और चाई जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो बेटे, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो शेयर है, पर इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर और इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ये अलग अलग होगी। कोई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे अभी क्लास लगा रहे हैं कई सारे बच्चे, तो हम मान लेते हैं जी हमारे पास एक जसमीत जी है और जसमीत जी का बेस्ट फ्रेंड है खलीद द ग्रेट। ठीक, जसमीत जी है और बेस्ट फ्रेंड इसका खलीद द ग्रेट। अब दोनों ने क्या किया, मिल करके पैसे मिलाए और पैसे मिला करके कोई एक चीज खरीद ली, से एक सेल खरीद लिया, एक सेल फोन खरीद लिया। ठीक,
अब सेल फोन तो दोनों ने पैसे तो बराबर मिलाए थे, पर ज्यादा वो सेल फोन यूज कौन करेगा ये बताओ, कौन यूज करेगा? ऑब्वियसली खली द ग्रेट। जसमीत उसको कुछ बोलेगा तो मरेगा ना। तो भैया खली की उस सेल फोन को खींचने की पावर ज्यादा है और जसमीत की कम है। सिमिलरली ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो ए के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग है, बी के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग है। तो दिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की पावर होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते हैं। जो ज्यादा खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जो कम खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो हमने जब डिसिमिलर एलिमेंट देखे तो हमने पहले डिस्टेंस निकाला। कैसे निकाला? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक रेडियस ऐसे निकाल लेंगे, ठीक, सिमिलर एटम में जोड़ करके, और ये हमें पता होती है इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज, हम आगे जाके ये इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यूज पता होती हैं, ये हमें पता होता है। ये बेटा हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? एक्सपेरिमेंटली। अगर ये सब चीजें पता है तो मैं इसका रेडियस आराम से निकाल पाऊंगा। तो ऐसे अगर डिसिमिलर एलिमेंट हो ना बेटा, तो जो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक, आगे जाके इसी को बेटे आप बॉन्ड लेंथ बोलोगे। आगे जाके इसी को क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ। तो वो होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इसमें से हमें बाकी सारे वेरिएबल पता हो, अगर एक वेरिएबल हमें निकालना हो तो वी कैन कैलकुलेट दैट वेरी इजीली। तो चाहो तो इससे डिस्टेंस निकाल लो, अगर ये दोनों पता है वो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, एक का रेडियस हमने ऐसे निकाल लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हमें पता होती है तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे डिसिमिलर एलिमेंट में ये फॉर्मूला लगता है, जबकि सिमिलर एलिमेंट्स में डी जो होगा वो 2r के बराबर होगा, यहां चला जाएगा। तो सिमिलर एटम, सेम एटम में d is equal to 2r, whereas dissimilar element में radius of A plus radius of B minus 0.09 into इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो बोलो बेटा, कोवेलेंट रेडियाई के दोनों प्रकार समझ में आए कि सिमिलर में कैसे और डिसिमिलर में कैसे? बोलो क्लियर? सर जो डी है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? d is the distance between the nucleus। ओके लिखा सर, है। ओके सर। यस जसमीत, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर जो कोवेलेंट रेडियस है वो कॉमन रीजन का मिड पॉइंट है या उससे स्टार्टिंग है उसकी? नहीं, दोबारा पूछना क्वेश्चन बेटा। सर जो कोवेलेंट रेडियस है वो उसके कॉमन रीजन का मिड पॉइंट होएगा? हाँ जी बिल्कुल, इसका यहाँ कॉमन रीजन का मिड पॉइंट आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। क्लियर? यस। ओके, तो ये था कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन बेटा दुनिया में सारी चीजें कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाती नहीं। जैसे मेटल्स हैं, मेटल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो भैया मेटल में कौन सी तरह का बॉन्ड होगा? मेटल में एक अलग तरह का बॉन्ड होता है जिसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। वो आगे जाके पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में। बट हमें मेटल्स के लिए ये जो कोवेलेंट रेडियाई है, ये जनरली हम नॉन मेटल्स के लिए निकालते हैं। जनरली किसके लिए निकालते हैं? नॉन मेटल्स के लिए, क्योंकि नॉन मेटल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रहते हैं। तो नॉन मेटल्स के लिए बेटा हम हमेशा कोवेलेंट रेडियाई ही निकालते हैं। पर अगर मेटल्स हुए तो फॉर मेटल्स हम एक और रेडियस की मदद लेंगे। दूसरी तरह की रेडियस बेटे हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, दूसरी तरह की रेडियस हो गई मेटालिक रेडियस। बेटे जो मेटालिक रेडियस होती है, ठीक, इसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल रेडियस। मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस,
ये मेटल्स के केस में हम यही यूज करते हैं, अगर मेटल होंगे तो हम यही यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, देखो बेटे मेटल जो होता है ना वो ऐसे जुड़ा होता है, जैसे मेटल के अगर पार्टिकल देखो, मैं यहां पे दिखाना चाहूं, ये मेटल का एक एटम है, ये मेटल का दूसरा एटम है, ये मेटल का तीसरा एटम है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे पीछे भी लगे होंगे इसके थ्री डायमेंशन स्पेस में। समझो ये थ्री डायमेंशन लगे होंगे। तो जब ये थ्री डायमेंशनल लगे होंगे तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जिसमें ये सारे मेटल एटम पैक्ड होंगे, इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। सो अगर तुमसे मैं पूछता हूं क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, तो अभी के लिए सिर्फ आपने ये कहना है कि भैया जब हमारे पास मेटल एटम पैक होते हैं या कोई पार्टिकल्स पैक होते हैं, पैक होके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस 3D स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। दोबारा से समझा देता हूं, जब कोई भी पार्टिकल्स पैक होते हैं, पैक होके जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो बनाते हैं उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। समझ में आ गई? और मेटेलिक रेडियस के लिए हमें क्रिस्टल लैटिस समझना बहुत जरूरी था। ठीक, अब मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance of two adjacent metal atom in its crystal lattice. crystal lattice में ये जो पार्टिकल लगे हैं उसमें जैसे ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। मान लो इसको मैं यहां ऐसे शो कर देता हूं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ठीक है जी, ये दो मेटल एटम एडजेसेंट वाले, और बेटे ये इनके न्यूक्लियस हैं, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मान लो मैंने क्या बोल दिया, अभी तक क्या बोल रहा हूं, डी बोल रहा हूं, डिस्टेंस इज डी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मेटेलिक रेडियस जानना चाह रहे हो तो मेटेलिक रेडियस इज हाफ ऑफ डी, यानी डी बाय 2, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में दो एडजेसेंट मेटल एटम जो होते हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो वो बेटे हमें क्या देंगे, वो मेटेलिक रेडियस देंगे। बोलो बेटे, समझ में आया मेटेलिक रेडियस? यस सर। जल्दी जल्दी लिखना, यस है ना, लेट नहीं करना, सभी बच्चों ने लिखना है। ठीक, और यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि अगर इसका आधा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो मेटेलिक रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। मेटेलिक, जैसे कोवेलेंट रेडियस छोटा था, एटम के एक्चुअल रेडियस से कोवेलेंट रेडियस छोटा था, लेकिन मेटेलिक रेडियस लगभग कोवेलेंट रेडियस के बराबर ही होगा। क्लियर हो गया? क्यों? इसमें कोई रीजन ऑफ ओवरलैप नहीं होता। तो ये दूसरी तरह का रेडियस है मेटल के लिए, जिसको मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। अब अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, अब नोबल गैस की प्रॉब्लम क्या है कि ना तो वो बेटे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, नोबल गैस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस उसका नहीं निकलेगा। बेटा वो मेटल की तरह पैक नहीं होगी, इसलिए वो लैटिस भी नहीं बनाएगी। गैस है ना, गैस का थोड़ी होता है लैटिस, लैटिस होता है सॉलिड का। ठीक है, तो जो गैस है, तो गैस तो हम देख नहीं पाएंगे भाई, गैस कैसे। तो गैस के लिए, नोबल गैसेस के लिए हमें एक और तरह का रेडियस चाहिए, उसको हमने नाम दिया वेंडर वॉल रेडियाई। क्या बोला? वेंडर वॉल रेडियस या वेंडर वॉल रेडियाई। ठीक, अब वेंडर वॉल लिखना भी अपने आप में कला है। ठीक, कैसे? इट्स अ जर्मन वर्ड। ठीक, जनरली हम नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, पर यहां हम वेन का वी छोटा, ए छोटा, एन,
और वेन में डर, वेन और डर में डर की वजह से थोड़ी सी स्पेस लिख देनी है, और आगे वॉल्स, उसका कैपिटल बड़ा लिखना है, वॉल्स रेडियाई। ठीक है जी, वेंडरवॉल रेडियाई। मैंने कहा कि वेंडरवॉल रेडियाई जो है ये हम किसके लिए देखते हैं, जनरली हमने इसको नोबल गैसेस के लिए निकाला था, जनरली हमने इसको नोबल गैसेस के लिए निकाला था। नॉन मेटल के लिए हमारे पास कोवलेंट रेडियाई हो गया, मेटल के लिए हमारे पास मेटालिक रेडियाई हो गया, लेकिन नोबल गैसेस के लिए वेंडरवॉल रेडियाई होता है। अब सर ये वेंडरवॉल रेडियाई होता क्या है? तो पहले तो एक बात समझो, एक बात बताओ मुझे, गैस का कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल क्या होता है? गैस का कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल क्या होता है? बोलो बेटा, गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हम कभी भी एटम नहीं बोलते, गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। हालांकि नोबल गैसेस एक एटम से मिलकर बनती है, फिर भी हम उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्या देते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम का मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हम मॉलिक्यूल ही मान के चलते हैं, क्योंकि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो बेटा ये समझ लो कि मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहां पे, और बॉन्ड इसमें होंगे नहीं, तो पास पास तो होंगे नहीं, तो इसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance of two nearest neighboring, half of the internuclear distance of two nearest neighboring molecules, या nearest neighboring नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें बॉन्ड तो होना नहीं, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो वेंडरवॉल रेडियाई क्या हुआ, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट नेबरिंग नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे नोबल गैस का एक मॉलिक्यूल ये है, अब मॉलिक्यूल को हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे मॉलिक्यूल की तरह, है ना भाई, क्लियर, एटम की तरह गोल नहीं बनाएंगे, इसको एप्पल की तरह बना देंगे ताकि मॉलिक्यूल की तरह नजर आए, और इसी तरह से ये इसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, सिर्फ बताने के लिए कि हाँ ये मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और इन मॉलिक्यूल्स में ये एक न्यूक्लियस है इनका, ठीक है जी, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, एंड दिस डिस्टेंस इज डी। और मैंने कहा कि मेरा जो वेंडरवॉल रेडियाई होगा, वेंडरवॉल रेडियाई इज d/2, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट नेबरिंग नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। दो नियरेस्ट नेबरिंग नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, उसको अपन वेंडरवॉल रेडियाई बोल देते हैं। नोबल गैसेस के लिए हम ये निकालते हैं। अब इसको देख के समझ में आता है कि इसमें ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, जहां मॉलिक्यूल था ही नहीं, आएगा कि नहीं? ये वाला जो रीजन है ये एक एक्स्ट्रा रीजन है कि नहीं है? यहां तो मॉलिक्यूल था ही नहीं, पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें लेना पड़ेगा। और इसीलिए वेंडरवॉल रेडियाई जो होता है, वेंडरवॉल रेडियाई इज ग्रेटर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई, एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से वेंडरवॉल रेडियाई हमेशा बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ नॉन बॉन्डेड रीजन, बिकॉज देयर इज अ नॉन बॉन्डेड रीजन। यहां पे एक नॉन बॉन्डेड रीजन होता है, बिकॉज देयर इज अ नॉन बॉन्डेड रीजन। इस वजह से बेटा एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई के मुकाबले वेंडरवॉल रेडियाई बड़ा होता है। तो ये तीन तरह के रेडियस हम एटम के लिए यूज करते हैं। पहला कोवलेंट रेडियाई, दैट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड सेम एटम्स। दूसरा मेटालिक रेडियस, half of the internuclear distance of two adjacent metal atoms in the crystal lattice. और van der Waals radii,
half of the internuclear distance of two nearest neighboring non-bonded molecules. Two nearest neighboring non-bonding molecules. अब यहां से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख जानी चाहिए कि वैन डर वाल रेडियाई हमेशा मेटेलिक रेडियाई से बड़ा होगा। वैन डर वाल रेडियस हमेशा मेटेलिक रेडियस से बड़ा होगा और मेटेलिक रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। तो ये बात हमें पहले से समझ में आ जानी चाहिए कि वैन डर वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियाई व्हिच इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन पूछ लिया, बोला एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने एक एटम का रेडियस 3 तरीके से चेक किया। पहले अटेम्प्ट में उस वैल्यू आई 100 पिकोमीटर्स, दूसरे अटेम्प्ट में वैल्यू आई 121 पिकोमीटर्स, तीसरे अटेम्प्ट में वैल्यू आई 97 पिकोमीटर। यानी इसने 3 तरीके से किसी एटम का न्यूक्लियस चेक, किसी एटम का रेडियस चेक किया है। ठीक, उसकी वैल्यूज ये हैं। अब हमें बोला ये वैल्यूज किस किस को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, ये वैल्यूज किस किस को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। ऑब्वियसली इनमें जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी, वो वैन डर वाल रेडियाई होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो कोवेलेंट रेडियाई होगी, और इसलिए जो बीच में होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो वैन डर वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ, यू कैन से मेटेलिक रेडियस व्हिच इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। बोलो बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलेंगे फटाफट। सर एक छोटी सी चीज क्लियर करनी थी कि मॉलिक्यूल्स में भी एक ही न्यूक्लियस होता है ना? हाँ जी, सर मॉलिक्यूल्स में भी एक ही न्यूक्लियस होता है ना? नहीं बेटा, देखो मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियस जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। यहां हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं, वो एक ही एटम की, तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। न्यूक्लियस नहीं कंबाइन किया करते बेटा। ठीक, ओके सर। ओके, अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम यहां से इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाई निकाल सकते हैं। अब बेटे अगर पीरियोडिक टेबल में हमें देखना पड़े किसका रेडियस ज्यादा किसका रेडियस कम, तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेडियस डिपेंड करता होगा। तो अगली बात हमारे पास आएगी फैक्टर्स ऑन विच दीज रेडियस डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये रेडियस डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये रेडियस डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है जिसपे एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा। देखो बेटा सबसे पहला जो यहां पर आएगा वो तो आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, देखो दोस्तों भैया शेल्स ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बड़ा एटम होगा। आज मैं टी शर्ट पहन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बड़ा स्लिम ट्रिम सा लग रहा हूं, है ना, मान लो यार। ठीक, तो टी शर्ट में स्लिम लगूंगा। अब मान लो मैंने कल के उसके ऊपर स्वेटर डाल लिया, मैं थोड़ा मोटा लगूंगा। परसों इसके ऊपर जैकेट डाल ली, मैं और मोटा लगूंगा। चौथ को रजाई ओढ़ के आ गया, और मोटा लगूंगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी शेल्स बढ़ती रहती हैं उतना ही तो साइज बढ़ेगा। घर पे प्याज होगा ना, तो प्याज जो बड़े वाला है उसकी शेल्स गिनो, प्याज जो छोटे वाला उसकी शेल्स गिनो, तो समझ में आ जाएगा जितनी शेल्स ज्यादा हैं उतना साइज बड़ा है। ये तो सिंपल बात है। तो मोर आर द नंबर ऑफ शेल्स, मोर आर द नंबर of shells, larger is the size, larger is the size। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास है लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये एक ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम।
बेटे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ी है 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है 2s1, इसकी पढ़ी है 3s1, इसकी पढ़ी है 4s1, इसकी पढ़ी है 5s1 और इसकी पढ़ ली बेटा 6s1, isn't it? तो यहां पे अगर इसमें एक 2 ही शेल्स हैं, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, इसमें 5 शेल है, इसमें 6 शेल है, तो भैया जिसमें शेल ज्यादा ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा, तो यहां पे साइज सीजियम का बड़ा होना चाहिए था, रुबिडियम का उससे कम, पोटाशियम का उससे कम, सोडियम का उससे कम, लिथियम का सबसे कम। तो इसीलिए देयरफॉर generally atomic size increases down the group, atomic size increases down the group। जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो शेल्स का नंबर बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। पर यहां मैंने एक शब्द यूज किया जनरली। जनरली का क्या मतलब होता है, नॉट ऑलवेज, है ना, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस जो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक, फिलहाल जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ को जाते हैं तो साइज हमेशा बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक, तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि बाद में हमने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे साइज चेंज होता है, उसको पढ़ना है, तो पहला पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो भाई। ठीक, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा साइज को उतना छोटा कर देगा। तो एक सिंपल बात है कि मोर इज न्यूक्लियर चार्ज, more is nuclear charge, smaller is the size, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली अपनी तरफ खींचेगा और साइज को छोटा बना देगा। तो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज, जितना न्यूक्लियर चार्ज छोटा साइज उतना बड़ा हो जाएगा। तो मोर इज न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज साइज। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हम एक पीरियड में चलते हैं, पीरियड में मैंने लिया लिथियम, फिर लिया बेरिलियम, फिर लिया मैग्नीशियम फिर लिया बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ये एक पीरियड में जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन अ पीरियड, एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। बेटा देखो सभी में शेल्स तो हमारे पास क्या है, 2 ही है। बेटा सब शेल से मतलब नहीं होता, सब शेल तो शेल के अंदर ही होगा ना, है ना भाई। तो शेल का ही मेन बात है ना। अब उसके अंदर सब शेल बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में सेक्टर है, ठीक है जी। अब चंडीगढ़ टोटल जितना है उसमें सेक्टर जितने मर्जी बांट लो, एक एक सेक्टर का आधा कर दो, तो क्या मतलब कल को चंडीगढ़ में जितने सेक्टर है उसको मैं डबल कर दूं तो क्या चंडीगढ़ का साइज बढ़ जाएगा, नहीं ना भाई। तो उसी तरह से शेल के अंदर के सब शेल बढ़ने से कुछ नहीं होने का, शेल्स का नंबर देखना। तो शेल तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। पर बेटे इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कम है, इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर और ज्यादा है, इसके अंदर और ज्यादा है, इसके अंदर और ज्यादा है। यानी यहां जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बढ़ेगा, है ना जी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से
अगर मैं इसमें ऑर्डर लगाता तो लिथियम सबसे बड़ा, बेरिलियम उससे छोटा, बोरोन उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे भी छोटा होता, और यही होता है। इसका मतलब देयरफॉर जनरली, अगेन शब्द यूज क्या हो रहा है, जनरली, जनरली atomic size decreases in a period. जब हम एक पीरियड में जाते, दिस इज पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो, तो जब हम पीरियड में जाते तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा बेटे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचने की वजह से साइज छोटा हो जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज भी समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। चलो अब फैक्टर नंबर 3 की बात करते हैं। यहां दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं भाई। फैक्टर नंबर 3, देखो बेटा, फैक्टर नंबर 3 जो होता है, ठीक, उसको अपन बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, बोलो बेटे, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट पिछले लेक्चर में करवाया था आपको कि नहीं करवाया था? आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ऐसे तो हम बोल देते कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर को स्क्रीन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली रिपल्शन होती है, बेसिकली रिपल्शन को अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं। अब मान लो ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो क्या साइज बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? रिपेल करेगा तो दूर ले जाएगा ना भाई, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर, मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ inner electrons, more is the screening effect of inner electrons, more will be the size, more will be the size, more will be the size। ठीक है जी, जितनी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी उतना साइज बड़ा होगा। और स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है s इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद p इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद d इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके बाद f इलेक्ट्रॉन की। ये हमने बोली स्क्रीनिंग पावर। तो बेटे हमने बोला जितना स्क्रीनिंग ज्यादा उतना हमारे पास क्या होगा, साइज बढ़ेगा। और स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा s इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो हमारे पास d एंड f होते हैं, ये d एंड f आर पुअर स्क्रीनर्स, दे आर पुअर स्क्रीनर्स। इनकी स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होती है। क्यों बेटा? इनकी शेप्स ऐसी होती है। देखो बच्चे, बेसिकली यहां पे हम बोलेंगे s में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही डेंस होता है, तो वहां पे स्क्रीनिंग भी ज्यादा होती है। और डी एंड एफ की शेप्स ऐसी होती हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना डेंस नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है। तो D और F आर पुअर स्क्रीनर्स, वेयर S और P आर गुड स्क्रीनर्स। अब बेटा इसी चीज को समझने के लिए हम एक लेते हैं बोरोन फैमिली। हमने ली बोरोन फैमिली यानी बोरोन का ग्रुप। तो बोरोन के ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा? बोरोन के ग्रुप में होगा बोल, अटल, गाएगा, इन, थाईलैंड। ऐसे याद करते हो भाई बोरोन फैमिली को?
Bow little gayega in Thailand, या ब्रिटेन की आलू गोभी इन इंडियन थैला। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। ठीक, अब इसमें अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर लेता हूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ साइज, तो ये डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन टू द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए? डाउन टू द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, ठीक है, कि बोरोन से एल्युमिनियम बढ़ा, एल्युमिनियम से गैलियम बढ़ा, गैलियम से इंडियम बढ़ा, इंडियम से थैलियम बढ़ा। बट एक्चुअली जब हमने देखा, एक्चुअली जो साइज का ऑर्डर आया वो बहुत मस्त था। बोरोन छोटा था एल्युमिनियम से, जो कि होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम गैलियम से बड़ा है। ठीक, यानी गैलियम छोटा हो गया, इंडियम फिर से बड़ा है, थैलियम बड़ा होना चाहिए पर इंडियम के बराबर है। ठीक, तो बेटे दो क्वेश्चन यहां पर सामने आए। वो दो क्वेश्चन क्या आए? पहला क्वेश्चन बाय साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, जबकि गैलियम में शेल्स का नंबर ज्यादा है। अगर गैलियम में शेल्स का नंबर ज्यादा तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन हो गया, गैलियम छोटा क्यों हो गया? देखो बेटे, बोरोन का एटॉमिक नंबर यानी Z जो होगा वो 5 होता है। ठीक, क्या होता है? 5। एल्युमिनियम का Z कितना होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि इस ग्रुप, ये एक ग्रुप के एलिमेंट बताओ, ऐसे भी आता है क्वेश्चन ना कि एक ग्रुप के एलिमेंट बताओ। तो कैसे बताना है? देखो बेटा, बोरोन से ऊपर यानी कि पहले तो 2 का फर्क होता है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 8 का डिफरेंस जोड़ना होता है, 8 जोड़ना है। तो 5 + 8 13, तो एल्युमिनियम का Z 13, एल्युमिनियम का गैलियम 8 के बाद कितना जोड़ोगे? 18, यानी 31। वही बात, इनमें 8 का फर्क, आगे में 18 का फर्क, फिर दोबारा 18 का फर्क, और फिर 32 का फर्क। वही पहले 2 का फर्क, फिर 8 का फर्क, फिर 8 का फर्क, फिर 18 का फर्क, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे पहले में 8 का फर्क, फिर 18 का फर्क। ठीक, ऐसे करके हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेम ग्रुप के एटॉमिक नंबर क्या क्या होंगे। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है, उसमें 8 जोड़ो, कितना आया? 13। 13 के बाद 18 जोड़ो, कितने आए? 31। उसके बाद 18 जोड़ो, अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसमें 18 जोड़ के क्या आ जाएगा? 49। फिर 32 जोड़ो, अगला एलिमेंट आ जाए। अब देखो बेटे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना। देखो भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई क्या हमारे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1। क्लियर जी? अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 18 पे तो आर्गन आ गया, 18 पे तो आर्गन आ गया। उसके बाद बेटे 4s में 2 गए, ठीक है जी, 18 पे ये आ गया, 18 और 2 20। फिर 3d में गए 10 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद कौन भरता है? 3d भरता है। और फिर उसके बाद आगे क्या आएगा बेटा हमारे पास? आप देखो यहां पर 18 2 20 और 10 30, और फिर 4p यहां पे 1। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? गैलियम की। लेकिन बेटा एक बात बताओ यार, क्या थर्ड शेल फोर्थ शेल के बाद होगी? इज इट पॉसिबल कि थर्ड शेल फोर्थ शेल के बाद हो? नो सर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिर ये लिखा क्या है बेटा? ये एनर्जी का ऑर्डर है। ये किसका है? एनर्जी का ऑर्डर है। कि एनर्जी जो थी ना, वो बेटे 4s की कम 3d की ज्यादा थी, और हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो 4s में पहले चले गए, 3d में बाद में गए। पर जब हम इसको लिखे ना, तो एक्चुअली हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, आर्गोन 18, फिर 3d 10, फिर 4s2, और फिर 4p1। माइंड इट,
ऐसे नहीं बोला कि पहले डी भरेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पहले एस में ही भरेंगे, ठीक, लेकिन लिखेंगे अंदर डी। ये रेडियस का ऑर्डर हो गया, दिस इज द रेडियस ऑर्डर, क्योंकि थर्ड शेल पहले आएगा और ऑब्वियसली फोर्थ शेल बाद में आएगा। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बाद में और ये पहले होंगे, ठीक। भले ही इलेक्ट्रॉन भरते समय हम 4s में पहले भरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरते हम एनर्जी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं एनर्जी के हिसाब से, बट रेडियस के हिसाब से तो ऐसे लिखेंगे। तो 3d अंदर होगा, 4s बाहर होगा, 4p बाहर होगा। और हम ये जानते थे कि डी पुअर स्क्रीनर होता है, और पिछली क्लास में तुम्हें मैंने पढ़ाया कि एक होता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, where z is nuclear charge and sigma is screening constant, ठीक है। तो गैलियम के केस में, इन केस ऑफ गैलियम, इन केस ऑफ गैलियम 3d is in case of gallium, before filling, before fourth shell, we have 3d10 shell, सब शेल rather, not shell बोल दूं, सब शेल, ठीक है जी। यानी फोर्थ शेल भरने से पहले हमारे पास 3d भरेगा, मतलब अंदर तो पहले 3d होगा, भरेगा भले ही 4s बाद में, बट 4p तो उससे भी बाद में भरेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले d भरेगा। तो बिफोर, इन केस ऑफ गैलियम, बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप फोर्थ शेल भी लिखो, ऐसे बोल दो, बिफोर फिलिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d subshell is filled, 3d subshell is filled, ठीक, which are poor screeners, which are poor screeners, which is poor screener, ये poor screener है। Therefore increase in sigma is less, but increase in Z is more। बेटा नीचे आओगे, यहां से अल्युमिनियम से गैलियम तक आते हुए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़े ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, इसमें 13 प्रोटॉन थे, इसमें 31 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन भरने से, जो कि पुअर स्क्रीनर है, स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं बढ़ी, यानी कि सिग्मा का इंक्रीज कम है जबकि इसका इंक्रीज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा? इंक्रीज। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। हेंस outer electrons are tightly held, so size becomes smaller, तो साइज छोटा हो गया। दोबारा समझ लो कि जब हम अल्युमिनियम से गैलियम तक आए, सो अल्युमिनियम से गैलियम तक आते हुए हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो 18 यूनिट्स बढ़ गया, 18 प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज 18 यूनिट बढ़ गया। बट इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें डी भरना है। डी अंदर है, इसको हमेशा, डी इज ऑलवेज सेकंड लास्ट है, हमेशा सेकंड लास्ट होती है। क्लियर? जैसे फोर्थ इज लास्ट है ना, तो डी जो भी होगी उसकी सेकंड लास्ट में आती है, तो ये सेकंड लास्ट है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, 4p का इलेक्ट्रॉन भरने से पहले डी भरने पड़ेंगे। डी में इलेक्ट्रॉन भर दिए बट उसकी स्क्रीनिंग ज्यादा नहीं बढ़ी, तो सिग्मा का इंक्रीज कम हुआ जबकि जेड का इंक्रीज ज्यादा हो गया। तो नेट में इसमें से इसको माइनस करोगे तो बढ़ेगा कि नहीं? तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच गए, तो साइज अल्युमिनियम से छोटा हो गया। बोलो क्लियर हो गया ये कि नहीं? यस सर।
तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो फिर हमने गैलियम के केस में मतलब रेडियस मतलब इसमें एक्सेप्शनल ही है ना कि हम रेडियस के अकॉर्डिंग भरेंगे। अरे कोई नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, उसमें भी ऐसे लिखते हैं। वो तो सिर्फ ये एनर्जी के हिसाब से भरते हैं, लिखते तो रेडियस के हिसाब से भी लिख सकते हैं अपन। उसमें ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, कोई गलत नहीं करेगा। देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सिर्फ ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये रेडियस का ऑर्डर है। समझ में आई? यस सर। सर और रेडियस के ऑर्डर में भी जैसे 3 पहला आएगा, बट हम 4 जब 4s और 4p करेंगे तो उसमें हमेशा ही 4s पहले आएगा ना, वो तो एनर्जी के अकॉर्डिंग होएगा। इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी कम है तो उसमें ही जाएंगे ना। ओके सर। शेल तो सेम ही है। यस यस सर। फिर सर उसके मैं बोल अंदर के रही पार्ट्स हैं, शेल के अंदर के सब पार्ट्स हैं, तो पहले कौन और बाद में कौन। ओके सर। सो ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी हमने आर्गन लिखा है तो उसके बाद 4s2 आएगा, तो सर ये हमें याद ही रखना होता है कि जैसे अगर हम ऑब्वियसली आपको पता नियॉन होना कर रहे चाहिए, हैं, नियॉन ऑब्वियसली कर रहे पता होना चाहिए। क्लास में बताया गया ये कि हीलियम के बाद 2s, नियोन के बाद 3s, आर्गोन के बाद 4s, क्रिप्टॉन के बाद 5s, ये क्लास में बताया गया आपको भाई। ठीक। हैं। ओके सर। तो ये तो हो गया गैलियम का क्वेश्चन, तो होपफुली आपने नोट भी कर लिया और आपको समझ में भी आ गया। किसी को नहीं आया तो अभी भी दोबारा पूछ सकते बेटा। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया हो, प्लीज आस्क इट अगेन। आई थिंक सो सभी को आ गया है ना। तो चलो अब एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, और वो क्वेश्चन थैलियम वाला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। वी विल बी स्टडीइंग द क्वेश्चन ऑफ थैलियम। अब थैलियम और इंडियम का साइज सेम क्यों है? हमें बोला दूसरा क्वेश्चन, बाय साइज ऑफ थैलियम इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज इंडियम, जबकि थैलियम नीचे है, उसमें शेल ज्यादा है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो जी, इसमें भी सेम ही बात है। अगर हम इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम में हमने बोला कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे 2s1, 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5s2, 5p1, ये इसके आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लास्ट वाले शेल। और थैलियम में हमारे पास 6s2 और यहां पे आ जाएगा 6p1। सिर्फ बाहर वाले लिख रहे हैं, लास्ट शेल लिख रहे हैं। अब ऑब्वियसली 6 भरने से पहले, 6s और ये भरने से पहले हमें यहां पे 4f भी भरनी पड़ेगी और हमें 5d भी भरनी पड़ेगी। तो थैलियम में क्या होता है कि इन थैलियम बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, before filling the last electron, we have to fill 4f and 5d, which are very poor screeners, which यानी ऐसे लिख देते which को, ठीक, which is very poor screeners, ये बहुत पुअर स्क्रीनर होते हैं। देयरफॉर इंक्रीज इन सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज वेरी लेस, बट इंक्रीज इन Z इज मोर। न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज ज्यादा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का इंक्रीज कम। Therefore, Z effective increases. So outermost electrons are tightly held. तो size बढ़ नहीं पाया जितना बढ़ना चाहिए था। तो Z effective increases. So outer electrons in thallium are
tightly held, tightly held. So size does not increase much. So size does not increase much from indium to thallium. वही रीजन है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें 4F एडिशनल आ गया, D की जगह 4F भी आ गया, और F तो पूरेस्ट स्क्रीनर होता है, सबसे गंदा स्क्रीनर ही कौन है, F इज द पूरेस्ट स्क्रीनर। और थैलियम में हमें पहले 4F भी भरना होगा, उसमें जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, D भी भरना होगा, उसमें जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इंडियम और थैलियम में 32 प्रोटॉन्स का फर्क होगा, 32 प्रोटॉन्स का फर्क होता है इसमें, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में 32 का फर्क होता है इसमें, समझ में आई? तो 32 प्रोटॉन्स का फर्क होगा बेटा यहाँ। अगर 32 प्रोटॉन्स का फर्क हमारे पास यहाँ पर है, तो इट इज बट नेचुरल कि न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट क्योंकि F बहुत ही पुअर स्क्रीनर है और D बहुत ही पुअर स्क्रीनर है, तो सिग्मा का इंक्रीज ज्यादा नहीं है, इसलिए थैलियम से इंडियम से थैलियम जो साइज बढ़ना था वो बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच गए, साइज उतना ही रह गया ऑलमोस्ट। बोलो क्लियर? यस सर। तो बेटा ये हमने स्क्रीनिंग के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन पढ़े कि व्हाई साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अल्युमिनियम एंड व्हाई साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम इज अप्रोक्सीमेटली सेम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के शेल की जो स्क्रीनिंग थी वो कम थी, अगर ज्यादा होती स्क्रीनिंग तो साइज बढ़ जाता, पर स्क्रीनिंग कम थी तो साइज कम हो गया। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 बेटा, फैक्टर नंबर 4 जो है एक्चुअली तो वो स्क्रीनिंग ही है, एक्चुअली तो स्क्रीनिंग ही है, बट इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोल दे रहा हूं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो बेटा, स्क्रीनिंग तो हम बोल देते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं। अगर सेम सब शेल हो तो सेम सब शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बोलते तो उसको भी स्क्रीनिंग है, बट कई लोग उसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोल देते, इसलिए मैं अलग से फैक्टर बता रहा हूं, ठीक है जी। अब अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हुई, आपस में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भेजेंगे, साइज बढ़ेगा, यानी हम बोलेंगे कि मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक, मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिगर इज द साइज, बिगर इज द साइज, साइज उतना बड़ा हो जाएगा जितने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाए, ठीक है। तो अब बेटा यहां ध्यान देने की बात ये आती है कि मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिगर इज द साइज। इसमें ध्यान देने की बात ये आ जाती है बेटा, हमने यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन पे छोड़ दिया, पर इसके बाद था ऑक्सीजन। देखो बेटे, अगर मैं यहां से बात करूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, तो बेटे जी हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कैसा होना चाहिए? बोलो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली ये पीरियड में जा रहे हैं तो पीरियड में साइज छोटा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है हमारे पास वो ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, यहां कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, यहां कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, यहां कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, ठीक है भाई। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये है, ये बड़ा हो, ये छोटा हो, ये छोटा हो, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ठीक है जी, क्योंकि पीरियड में साइज छोटा होना चाहिए। बट जब हम इसके एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं, एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? बोरोन का साइज बड़ा, ओके, कार्बन का छोटा, ओके, नाइट्रोजन का छोटा, ट्रिपल ओके, लेकिन ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो जाता है।
ठीक, यानी साइज ऑफ ऑक्सीजन इज somewhat more than नाइट्रोजन। साइज ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से बड़ा होता है। सर क्यों? देखो भैया, यहां मैं बना रहा हूं बोरोन, यहां बना रहा हूं कार्बन, यहां बना रहा हूं नाइट्रोजन, यहां बना रहा हूं ऑक्सीजन। ठीक, अब देखो भाई, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन और पी में ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। नाइट्रोजन में यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों अलग अलग ऑर्बिटल में है। ठीक, ऑक्सीजन में यहां पे हमारे पास 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आ गया, तो भैया यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते साइज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। ठीक, बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द सेम ऑर्बिटल, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते हमारे पास साइज ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन से थोड़ा बड़ा हो जाता है। होना चाहिए था छोटा, बट रिपल्शन की वजह से बड़ा हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर जल्दी बोलो जैसे जल्दी। फ्यूजन में हमने 2p वाले में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का बोला है, तो सर 2s में भी तो हो रही है फिर। तो सभी में है वो, किसी में लगा है क्या? ओके सर, तो वहां पे ठीक है सर। ठीक, तो जहां फर्क आएगा वही तो हम बोलेंगे ना। जहां सबके लिए बराबर है वहां क्यों बोलेंगे? यहाँ पे भी Yes, दो है, sir. यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सभी में बराबर है। बट यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ सेम ऑर्बिटल में आने से रिपल्शन थोड़ी होगी, थोड़ी होगी तो थोड़ा साइज बढ़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में तो इसका कम ही दे देते हैं बल्कि साइज, जबकि कम नहीं होता। ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा नाइट्रोजन से बड़ा है, और तुमने यही बोलना है बड़ा है। एनसीईआरटी भले जो मर्जी बोलती हो। समझ में आ गई बात? यस सर। चौथा फैक्टर था बेटा, तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ये नीचे वाला साइज ऑफ ऑक्सीजन इज समवट। ठीक, ये मिटा रहा हूं, आपको समझा दिया इसको मैंने। तो 4 फैक्टर ये हो गए। अब 5वां फैक्टर बेटा, 5वां फैक्टर हमारे पास टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस, अब टाइप ऑफ रेडियस की बात करें। ठीक, टाइप ऑफ रेडियस मतलब हमने 3 तरह की रेडियस पढ़ी है। हमने पढ़ी, अगर हमारे पास वैन डेर वाल रेडियाई होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन मेटालिक रेडियाई व्हिच इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियाई। अब ये भी तो बात है, हम किस तरह की रेडियस देख रहे हैं। जैसे अगर हम इसी पीरियड को आगे ले जाते तो अब समझ में आ गया कि बोरोन का साइज बड़ा, ठीक, कार्बन का छोटा, नाइट्रोजन का छोटा, लेकिन ऑक्सीजन का बड़ा ड्यू टू रिपल्शन। फ्लोरीन का ऑक्सीजन से छोटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है ही है ना, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा तो ऑक्सीजन से छोटा। और नियोन का साइज इससे छोटा होना चाहिए था, लेकिन नियोन का साइज बड़ा। बेटा नोबल गैसेस का साइज अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। साइज ऑफ noble gases abruptly increases in its period। हर पीरियड में सबसे बड़ा नोबल गैस का साइज हो जाता है, जबकि अकॉर्डिंगली तो सबसे छोटा होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज तो उसका सबसे छोटा है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज तो सबसे बड़ा है, तो साइज सबसे छोटा होना चाहिए था। लेकिन साइज नोबल गैस का अब्रप्टली बड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, हमने लिथियम बेरिलियम के केस में पढ़ा मेटालिक रेडियाई। ठीक,
और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए क्या पढ़ा? कोवेलेंट रेडियाई, नॉन मेटल्स थे। और नोबल गैस के लिए क्या पढ़ा? वैन डर वाल रेडियाई। तो भैया वो तो बड़ा होना ही था। तो बात सिंपल सी ये है कि नोबल गैसेस का साइज एब्रप्टली क्यों बढ़ता है, बोलना ये हमारी मजबूरी है कि हमें उसका वैन डर वाल रेडियाई देखना पड़ता है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं, लैटिस बनाता नहीं, तो हमें उसका वैन डर वाल रेडियाई देखना पड़ता है। और वैन डर वाल रेडियाई इज ऑलवेज लार्जर, और इस वजह से जो नोबल गैसेस होती हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। अगर मान लो हम सभी का वैन डर वाल रेडियाई देखें, सभी को हीट कर दें, इनके बॉन्ड अलग अलग कर दें, तोड़ दे, सभी का वैन डर वाल रेडियाई अगर देख सकते तो नोबल गैस का सबसे छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सबसे बड़ा। पर मजबूरी ये है इन सब का वैन डर वाल रेडियाई नहीं देख पाते, क्योंकि जब इसको हम हीट करते हैं इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉन ही निकल जाते हैं। समझ में आई? तो इनको वैन डर वाल रेडियाई इसका देखना पड़ता है मेटालिक रेडियाई, इनका देखना पड़ता है कोवेलेंट रेडियाई, वो छोटा होता है। और जो नोबल गैस है उसका देखना पड़ता है वैन डर वाल रेडियाई, वो बड़ा होता है। और इस वजह से नोबल गैस का साइज एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो ये 5 फैक्टर है जिसके ऊपर साइज डिपेंड करता है। नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो बेटे हमारे पास साइज ज्यादा, इसीलिए हमने बोला कि डाउन टू द ग्रुप जनरली साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज कम, इसलिए बोला पीरियड में साइज कम होगा। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो साइज कम। उसकी वजह से हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं। और फर्दर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगी तो उसकी वजह से भी क्या होगी, हालांकि ये है स्क्रीनिंग ही है ये स्क्रीनिंग। अरे यार हमने पढ़ा है ना पिछली बार सिग्मा निकालना, तो हमने सेम शेल की भी तो कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी। तो बेटे है तो ये स्क्रीनिंग ही है, बट कई लोग इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अलग समझते, इसलिए मैंने अलग पढ़ा। और रही बात टाइप ऑफ रेडियस, वैन डर वाल रेडियस हमेशा बड़ा होगा, इसमें नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा। बोलो क्लियर? यस सर। पांचों फैक्टर पानी की तरह क्लियर है? तुम सबको जल्दी यस लिखने का, सिर्फ पूर्वा यस लिख रही है। सर जो शील्डिंग इफेक्ट है उसमें रिपल्शन तो होती है, बट शील्ड कैसे करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन? एक नाम इलेक्ट्रॉन। है शील्डिंग इफेक्ट, कोई बात नहीं है। ओके सर। इट्स ओनली अ नेम गिवन टू दिस। क्लियर? यस सर। नाम दीपक होगा, जलेगा क्या बेटे? नो सर। तो अब हमारे पास ये हो गया फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड। अब हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इन सब फैक्टर्स पे पहले तो जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे और फिर उनकी सारी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। जैसे हमने ये काफी एक्सेप्शंस तो डील भी कर ली है, काफियों का रीजन तो यही हो गया है, बट येट हम एक बार फिर से वो सब एक्सेप्शन को ताजा करेंगे ताकि हमारे पास कोई एक्सेप्शन दुनिया में रह ना जाए और कोई ये ना बोल सके सर ये नहीं हमारे को बताया आपने। अब पहले हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में साइज का जनरल ट्रेंड। ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में इस साइड जाएंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगा, पीरियड। इस साइड हमारे पास आएगा पीरियड। इस साइड जाएंगे तो हमारे पास बेटा इस साइड पीरियड, इस साइड ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम पीरियड में जाएंगे इस साइड को जाएंगे तो हमारे पास साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस। हाँ, नोबल गैस का साइज हम अगर एब्रप्टली बढ़ा देंगे क्योंकि हम वैन डर वाल रेडियस देखते हैं, वो समझ में आ गया है। और नीचे जाएंगे
ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा, क्यों? शेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो इस साइड साइज इंक्रीजेस। तो जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि पीरियड में साइज छोटा होना चाहिए और ग्रुप में साइज बढ़ना चाहिए। जनरल ट्रेंड तो यही है हमारे पास, दिस इज द जनरल ट्रेंड, क्लियर? बट देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस। हालांकि एक्सेप्शंस को मैं पहले बता चुका हूं, पर एक बार जॉट डाउन कर लीजिए। पहले एक्सेप्शंस लेंगे इन पीरियड, एक पीरियड में एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन इन अ पीरियड। देखो बेटा, पीरियड में जो हमारे पास दो बड़ी बड़ी एक्सेप्शंस हैं, ठीक? पहली है साइज ऑफ ऑक्सीजन is larger than nitrogen। ये पहली पीरियड की एक्सेप्शन है, साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन नाइट्रोजन। इस साइड जाते हुए ऑक्सीजन का साइज इज लार्जर देन नाइट्रोजन। क्या रीजन? रीजन क्या? मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, more inter-electronic repulsions। तो size of oxygen is larger than nitrogen, इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक्सेप्शन, size of noble gases abruptly increases, abruptly increases, ठीक? ये भी पढ़ चुके हैं। इसका लॉजिक क्या देंगे हम लोग? Because we see van der Waals radii, van der Waals radii for noble gases, which are always larger। ये दोनों तो हमने पढ़ ही ली थी पहले से ही, ठीक है? लेकिन बेटे मेजर एक पढ़ा रहा हूं तुम्हें डी ब्लॉक में, एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक, ठीक? ये ध्यान दीजिएगा, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का पहला सीरीज लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है जी? अब एक्सपेक्टेडली पीरियड में जाते साइज छोटा होना चाहिए, ठीक? एक्सपेक्टेडली सबसे बड़ा, ये छोटा होना चाहिए। बट इसमें ट्रेंड कैसा है, ध्यान दीजिए। ट्रेंड ऐसा है कि स्कैंडियम का साइज बड़ा है, टाइटेनियम का छोटा है, वेनेडियम का छोटा है, क्रोमियम का छोटा है, जैसा कि होना चाहिए। मैंगनीज का साइज लगभग क्रोमियम से थोड़ा छोटा है, आयरन का मैंगनीज के लगभग बराबर है, कोबाल्ट का और आयरन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलरली निकल का बल्कि कोबाल्ट से थोड़ा छोटा ही होता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, और कॉपर का बड़ा, जिंक का बड़ा है। तो एक ऐसा ट्रेंड पाया गया, इसको प्यार से अपन बोल देते हैं बॉल ट्रेंड, भिखारी का कटोरा, बॉल ट्रेंड। यानी पहले एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है जी? फिर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, रिमेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर, and then increases at the end। अब ऐसा क्यों होता होगा? पहले वो डिक्रीज कर रहा है, चलो वो तो समझ में आती है, फिर सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है और फिर इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटे, इसमें सब में डी सबशेल भर रही है, ठीक? और डी में आपको पता है कितने ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल? 5। और हमें जानते हैं इससे पहले एस पहले भरा हुआ होगा, एस पहले भरा हुआ होगा, हालांकि आएगा बाद में क्योंकि डी इज ऑलवेज सेकंड लास्ट, है ना?
क्योंकि जैसे 4s के बाद 3d आता है, 5s के बाद 4d आता है भरने में, लेकिन होगा तो अंदर ही, तो d इज ऑलवेज सेकंड लास्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने। स्कैंडियम के केस में 1 भरा, फिर टाइटेनियम के केस में 2 भरा, ऐसे सो। ठीक, तो इनिशियली ध्यान से समझना, इनिशियली शुरुआत में, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स d में भरते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा। ठीक है, इनिशियली when electrons are fed in D subshell, nuclear charge increases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरे तो प्रोटॉन तो बढ़ेगा ही ना, न्यूक्लियर चार्ज increases, but D is poor screener, hence सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इधर अगर पेपर में कभी लिखना सिग्मा मत लिख के आना भाई, काट देंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट लिखना। ठीक, सिग्मा डज नॉट इंक्रीज मच, so Z effective which is Z minus sigma, ठीक, इसका इंक्रीज ज्यादा, इसका इंक्रीज कम है, तो Z effective increases. So electrons are tightly held. Size decreases. तो साइज डिक्रीज कर रहा था इनिशियली, जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो साइज डिक्रीज करता जा रहा था। क्यों? क्योंकि भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। ठीक है जी। इन द मिडल, यहां लिखते हैं इन द मिडल, लगभग मिडल ऑफ सीरीज में, यानी मैंगनीज के आसपास हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए। ठीक है जी। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भैया वो स्क्रीन भी तो ज्यादा करेंगे। तो इन द मिडल इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग compensates increased nuclear charge। यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि जब हम Z इफेक्टिव की बात करेंगे, Z माइनस सिग्मा, तो बीच में क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन आ गए, उसकी वजह से जितना Z बढ़ा लगभग उतना ही सिग्मा बढ़ गया, दोनों लगभग सेम बढ़ गए। तो Z effective becomes almost constant, exactly constant नहीं होगा, इंक्रीज तो होगा ही, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। therefore size is also nearly same, थोड़ा डिक्रीज करेगा लेकिन नियरली सेम होगा। ठीक है जी, नियरली सेम होगा। तो मिडिल ऑफ सीरीज की बात आ गई। नो आ जाओ एट द एंड। एंड में क्या हुआ भैया? एंड में आपने इलेक्ट्रॉन भरते चले गए। एक तो स्क्रीनिंग बहुत बढ़ गई, ऊपर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ गई। तो एट द एंड स्क्रीनिंग एंड inter-electronic repulsions outweighs increased nuclear charge, ठीक। तो एंड में क्या हो गया? एंड में हमने बोला कि हुआ ऐसा सर कि एंड में हमारे पास स्क्रीनिंग भी बढ़ी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ी। इन दो फैक्टर ने जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज था उसको आउटवे कर दिया, उससे बड़ा हो गया, उससे ज्यादा हो गई रिपल्शन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हुआ, जिससे साइज
इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, रिपल्शन ज्यादा हो गई और इस वजह से साइज बढ़ गया। तो इनिशियली क्या हुआ कि इनिशियली हमने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए थे एक एक एक, तो स्क्रीनिंग पावर पुअर थी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचते चले गए क्योंकि Z डिफेक्टिव बढ़ रहा था। मिडिल ऑफ सीरीज में इलेक्ट्रॉन इतने सारे हो गए कि स्क्रीनिंग भी काफी हो गई, तो स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को कंपनसेट कर गए, तो Z डिफेक्टिव लगभग सेम हो गया, इसलिए साइज भी लगभग सेम हो गया। एंड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बहुत ज्यादा आ गई, स्क्रीनिंग भी बहुत ज्यादा आ गई, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा कर गए, तो साइज बढ़ ज्यादा गया, ठीक, इसलिए एंड में इंक्रीज हुआ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो थे आपके ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस इन पीरियड। अब बात करेंगे एक्सेप्शन इन ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन इन ग्रुप। ग्रुप की एक्सेप्शन भी ऑलरेडी डन है बेटा, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको ग्रुप की एक्सेप्शंस। येट देयर इज समथिंग आई हैव टू टेल यू आल्सो। देखो बेटे, सबसे पहले ग्रुप की एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहली एक्सेप्शन जो होगी इन ग्रुप, अब हम इन ग्रुप की बात करें, एक्सेप्शंस इन ग्रुप, ठीक। पहली एक्सेप्शन जो ग्रुप में हम देखते हैं वो है साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। बोलो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डील कर लिया हमने कि नहीं किया? यस सर, डन। यस सर। दूसरा, साइज ऑफ थैलियम अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू इंडियम, ये भी कर चुके हम डील, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा, साइज ऑफ 4D and 5D series is almost similar. अब 4D 5D सीरीज मतलब जो भी स्कैंडियम वाली थी उसमें 3D भरेंगे, उससे नीचे वाली में जैसे हमारे पास अगर मान लो मैं टाइटेनियम वाला ग्रुप लेता हूं, तीनों, जरा, हाफे, ये टाइटेनियम वाला, ये स्कैंडियम, स्कूटर, यहां ला, अकड़ू, ऐसे करके पढ़ते ना हम लोग, ठीक। तो बेटा जी ये 3D सीरीज है, इसमें 3D भरेंगे सब में, ये 4D सीरीज है, इसमें 4D भरेंगे, ये 5D सीरीज है, इसमें 5D भरेंगे। पर मैंने बोला कि साइज ऑफ जर्कोनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइज ऑफ हाफिनियम, ठीक। यानी 4D और 5D के साइज अप्रोक्सीमेटली सेम, जबकि बढ़ने चाहिए, सेम क्यों है बेटे? यहां पे हम बोल देंगे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब सर ये क्या बला है जी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? कुछ नहीं है यार, लेंथेनम के बाद हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक निकाल के बाहर F ब्लॉक में रख देते हैं, और F ब्लॉक के बाद फिर हम यहां पे हाफिनियम में शुरू होते हैं। आपने पढ़ा था ना कि 58 से शुरू हो जाओ और 71 तक यहां रखो और फिर दोबारा 72 यहां आए। अब सीरियम से ल्यूटेशियम तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, किसमें जाते हैं? F में। F होता है थर्ड लास्ट शेल, यानी D से भी अंदर, थर्ड लास्ट। तो जैसे हमारे पास F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इसमें, और F पुअरेस्ट स्क्रीनर है, F की स्क्रीनिंग पावर पुअरेस्ट है, इसलिए जैसे इसमें F में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, स्क्रीनिंग पावर पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, साइज छोटा होता रहेगा। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक साइज छोटा होता रहता है। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज फ्रॉम सीरियम टू lutetium is called lanthanide contraction,
ठीक है जी, इसको लेंथेनेड कंट्रैक्शन कहते हैं। क्यों? बिकॉज एफ आर पुअरेस्ट स्क्रीनर्स। तो ध्यान से समझ लो, लेंथेनम के बाद हमने सीरियम से ल्यूटेशियम तक बाहर निकाल के रख दी। इसमें एफ ब्लॉक भरती चले जाएगी और इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, बट एफ तो पुअर स्क्रीनर है ना, तो एफ की स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होगी, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू हो जाएंगे। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक साइज छोटा होता जाएगा। तो जब ल्यूटेशियम तक आएंगे साइज छोटा हो चुका होगा, अब हाफिनियम भरेंगे तो साइज छोटा ही होना है। तो जितना यहां से यहां इंक्रीज होनी थी वो तो यहां से यहां डिक्रीज हो ही गई, तो ये साइज लगभग क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये जो जर्कोनियम हाफिनियम की बात की या 4D 5D सीरीज की बात की, तो इसमें साइज सिमिलर है ड्यू टू अ फिनोमिना कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये +2 का फिनोमिना है, ठीक, वहां मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें, बट अभी समझ लो कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास 4D और 5D का साइज लगभग सिमिलर हो जाता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज लगभग सिमिलर हो जाता है। और अगर कोई पूछता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, बोलना ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। सीरियम से ल्यूटेशियम में जाते हुए जो साइज का डिक्रीज हो रहा है उसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलेंगे। बोलेंगे क्यों होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एफ में भर रहे हैं और एफ थर्ड लास्ट शेल होती है, अंदर होती है, तो एफ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन स्क्रीनिंग एफ की पुअर है, तो एफ की स्क्रीनिंग पावर पुअर, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, साइज छोटा होता जाएगा। और इसी छोटे साइज की वजह से ल्यूटेशियम तक साइज छोटा हो चुका होगा, उसके बाद भरेंगे हाफिनियम, उसका साइज छोटा ही होगा, जितना ऊपर से नीचे इंक्रीज होनी थी यहां तक वो डिक्रीज ही हो गया, तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। सो दिस इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड दिस इज साइज ऑफ 4D एंड 5D। बोलो समझ में आया, यस और नो? सर ये वाला पार्ट एक बार दोबारा समझा दो, जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं पर साइज क्यों नहीं बढ़ रहा उसका। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस सर। और एफ की स्क्रीनिंग पावर पुअर होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो जेड ज्यादा बढ़ेगा, सिग्मा कम बढ़ेगा, तो जेड डिफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो जेड डिफेक्टिव बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? यस सर। हाँ जी सर। साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ऐसे साइज छोटा हो जाता है लेंथेनाइड्स में। क्लियर? यस सर। सो दिस इज Thank हाउ you, sir. लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वर्क्स इन। तो बेटे आज अभी मैंने एक एक्सेप्शन ग्रुप में आपके लिए छोड़ी है, जो आप मुझे पढ़ के बताएंगे। अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक, अपनी जो भी हेल्प बुक है पढ़ो। एक एक्सेप्शन मैंने आपके लिए छोड़ी, वो आपका होमवर्क है, 1 एक्सेप्शन इन ग्रुप। कोई हिंट नहीं दूंगा, नहीं आए तो बेटा एक एक चीज आज आपको बताई। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, कोवलेंट क्या, मेटालिक क्या, वैन डर वाल क्या, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड होना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस होनी चाहिए, तो ये सारा हमने आज खत्म किया। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडीइंग आयनिक साइज। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, एटॉमिक साइज, अगली बार पढ़ेंगे आयनिक साइज। तो थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं